DK गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। नाम है इसका मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस पाठ में हम बच्चों पढ़ेंगे कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और विभिन्न जलवायु में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें अनुकूलन किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखें कि ये मौसम क्या होता है। मौसम की एक बार हम परिभाषा देखें कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन का वेग का दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आज का मौसम तो गर्म है, आज का मौसम तो ठंडा है। इसका मतलब जो मौसम है वो स्थायी नहीं होता है, ये दिन प्रतिदिन बदलता है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि आज हमारे यहाँ ठंड हो गई तो हमारा ये जो भी कोई शहर है वो ठंडा रहता है, या गर्म रह गया किसी दिन तो हम ऐसा नहीं कह सकते कोई भी शहर हमारा गर्म है। अर्थात मौसम हम कहेंगे कि दिन प्रतिदिन में अगर वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति को ही मौसम कहेंगे। अगर आज वर्षा हो गई तो हम कहेंगे आज वर्षा हो गई, आज हवा चल रही है, आज तापमान ज़्यादा है, आज उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अर्थात दोबारा से हम परिभाषा को देखें, मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता को बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी, वर्षा, पवन वेग का दिन प्रतिदिन या रोजाना होने वाला जो परिवर्तन है वायुमंडल में उसको हम मौसम कहते हैं। अगर ये ही लंबे समय तक, अगर 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर ऐसा ही एक तरह का ही लगभग औसत रूप से मौसम रहे तब हम उस स्थिति को जलवायु बोलते हैं। जलवायु परिभाषा देखें एक बार इसकी, किसी स्थान की लंबे समय तक, कितने बच्चों, रोजाना नहीं, लंबे समय तक औसत रूप से, किसी एक आध दिन हो जाए लेकिन औसत हम उसका निकालेंगे। औसत रूप से जो घटक होते हैं, घटक कौन कौन से, वही तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, इनकी जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो हम जैसे देखें कि मौसम कब सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, कब से ज़्यादा ठंडा रहता है। मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, साधारणतः हम देखते हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद जो मौसम है सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हैं लगभग सीधी पड़ती हैं धरती पर, इसलिए मौसम उस समय सबसे गर्म रहता है। सबसे ठंडा कब रहता है, सूर्योदय के आसपास सबसे ठंडा मौसम रहता है। जो मौसम की रिपोर्ट है वो भारत का मौसम विभाग, विज्ञान विभाग देता है, जो दिल्ली में स्थित है। इसका इंग्लिश में नाम है IMSD या IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट। यह कहाँ स्थित है बच्चों, दिल्ली में स्थित है, जो मौसम की जानकारी देता है। ये सरकारी विभाग है। वैसे प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं, जैसे स्काई मैट है। आपने देखा होगा कि केरल में मानसून आने वाला है, एक प्राइवेट स्काई मैट की खबर के अनुसार। इस प्रकार से तो तापमान जो होता है वो हम तापमान का, किसी भी शहर का तापमान या किसी भी स्थान का तापमान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो होता है बच्चों अधिकतम और न्यूनतम तापमापी, उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं सूर्य जो होता है वो अंतिम ऊर्जा का स्रोत होता है, और सूर्य की जो किरणें होती हैं हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट में आ जाती हैं। सूर्य जो होता है वो मौसम परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल में अवशोषण और परावर्तन के कारण भी कई जगहों पर मौसम का परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चों हम देखें, ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर जब आवरण बन जाता है ग्रीन हाउस गैसों का तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। उसमें सूर्य का जो योगदान है वो कम रहता है, हमारे ये ग्रीन हाउस गैसों का योगदान ज़्यादा रहता है। तो मौसम का परिवर्तन मोस्ट ऑफ तो रहता है सूर्य के द्वारा ही, पर कुछ मात्रा में पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल में जो अवशोषण होता है या परावर्तन होता है ऊष्मा का, उसकी वजह से भी मौसम में परिवर्तन हो जाते हैं। समुद्र की सतह का जैसा हम देखते हैं बच्चों, ये मौसम रहता है आर्द्र रहता है, और रेगिस्तान की जो स्थान रहता है उनके जो मौसम रहता है वहाँ शुष्क रहता है, सूखा रहता है। स्थानों की बात करें हम तो केरल या जम्मू कश्मीर को हम लें तो केरल का जो जलवायु है वो जम्मू कश्मीर की तुलना में कैसी रहती है, गर्म और आर्द्र रहती है, क्योंकि केरल है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, राज्य है, तो वहाँ पर
गर्मी रहती है और आर्द्र रहती है। समुद्री स्थिति के कारण वहाँ की स्थिति कैसी रहती है? आर्द्र रहती है। अगर हम भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को देखें, मैं भारत का नक्शा एक बार दिखाना चाहूँगा आपके लिए कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात इन वाले इलाकों को हम देखें, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र वाले, यहाँ थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में हमारे में आता है, तो यहाँ की स्थिति कैसी पाई जाएगी? यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ शुष्क रहता है, बहुत ज़्यादा सूखा रहता है और तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। देखो, ये गर्म और शुष्क रहते हैं और तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और सर्दियाँ यहाँ कुछ ही महीने की रहती हैं और उनमें टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है सर्दियों में और वर्षा यहाँ बहुत कम होती है। और अगर हम देखें उत्तर पूर्व भारत के, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट के इलाके देखें, वो कैसे रहते हैं? आर्द्र रहते हैं। इस यहाँ के आसपास के इलाके, ये बच्चों हिमालय के आसपास के इलाके हैं, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो ये स्थान क्या है? यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो ये स्थान क्या रहते हैं? आर्द्र रहते हैं, अर्थात कैसे रहते हैं? लगभग गीले। इस प्रकार से ह्यूमिडिटी इनमें ज़्यादा रहती है। अब हम बच्चों देखें जलवायु के हिसाब से क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। जलवायु तो हम जानते ही हैं, जब मौसम के जो घटक हैं, तापमान है, आर्द्रता है, वायु है, इनमें लंबे समय तक जो परिवर्तन होते हैं, उनका जब हम औसत निकालते हैं तो उसको जलवायु बोलते हैं। तो हम इस किताब में देखते हैं बच्चों, ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु देखेंगे और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु देखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसा कि हम बच्चों पहले देखते हैं कि मैं एक बार वर्ल्ड का मैप निकालता हूँ, ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं। ध्रुवीय क्षेत्र आते हैं हमारे उच्च अक्षांश वाले, ये हो गया आपका आर्कटिक क्षेत्र हो गया है, उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र हो गया है, और ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये हो गया है आपका अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया है, या दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति हो गई है। इन ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों? इन ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अब ध्रुवों के आसपास की हम स्थिति देख लेते हैं, कौन कौन से ध्रुवों के आसपास के देश हैं। ग्रीनलैंड है, यहाँ ऊपर से देखें यहाँ पे कनाडा है, ये यहाँ पे देखें नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये इस प्रकार के ध्रुवों के आसपास के देश हैं। यहाँ पर साइबेरिया है, ये ध्रुवों के आसपास के देश हैं। और नीचे से हम देखें ये अंटार्कटिका है, ये भी हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर आते हैं हम ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों में हम देखें कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका का अलास्का, रूस का साइबेरिया, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के उदाहरण हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो आपकी भूगोल या जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास है, उसमें लेसन नंबर 6, उसमें भी इस प्रकार की वनों के प्रकार के बारे में बताया गया है। उसमें भी हम आगे पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। एक बार यहाँ पे भी हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ आते हैं। बच्चों ये ध्यान देना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा बनाएंगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के आसपास जो देश आते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम देखें उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं लगभग, तो इनमें आते हैं यहाँ के आसपासों में हमारा भारत भी है, यहाँ के आसपासों में अफ्रीका भी है, यहाँ के आसपासों में चाइना भी है, यहाँ के आसपासों में हम देखें हमारा अमेरिका भी है, ब्राज़ील भी है। और ये इस प्रकार से ये जो देश हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र आते हैं। इनमें वर्षा अत्यधिक होती है, इनमें तापमान भी अत्यधिक रहता है और यहाँ वनस्पति भी बहुत अच्छी पाई जाती है और यहाँ जंतु भी बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ ये जो वर्षावन के क्षेत्र हैं वो लगभग 6% पाए जाते हैं और इनमें जंतुओं की और पौधों की आबादी है वो लगभग आधी आबादी पाई जाती है। यहाँ देखें बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में भारत, मलेशिया, चीन, मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। आप जब बच्चों मैप को देखोगे तो ये वाले स्थान हैं आपको भूमध्य रेखा के आसपास के ही नज़र आएंगे। एक बार मैप का अध्ययन जरूर करना है जिससे आपकी समझ है थोड़ी विकसित होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के हम देखें बच्चों कि क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। पहले मैं अनुकूलन के बारे में बताना चाहूँगा। अनुकूलन क्या है, जैसे आप क्लास 6 में पढ़े होंगे बच्चों कि किसी भी सजीव को किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए, किसी भी इलाके में आवास में रहने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो उसको उस क्षेत्र या आवास में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। तो ऐसी विशेषताओं को अनुकूलन बोलते हैं।
ऐसी विशेषताओं को अनुकूलन बोलते हैं। जैसे आपने रेगिस्तान का जहाज़ जो ऊँट है उसकी विशेषताएं पढ़ी होंगी क्लास 6 में, मछली की पढ़ी होंगी। अब हम ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले को जानवरों की विशेषताएं अनुकूलन पढ़ेंगे कि क्या क्या उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण वो वहाँ जीवित रह पाते हैं उन वातावरणों में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हम देखें तो बच्चों चरम जलवायु का मतलब है यहाँ जो सर्दी है वो चरम पर पड़ती है या अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ पर अत्यधिक सर्दी है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है सदैव। यहाँ 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहते हैं यहाँ पर। अब 6 महीने दिन या 6 महीने रात ये क्यों रहते हैं? ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण इस प्रकार से रहते हैं। सर्दियों में तापमान है यहाँ का -37 डिग्री सेल्सियस तक या इससे भी कम चला जाता है। जंतुओं में देखें प्रमुख रूप से यहाँ पर ध्रुवीय भालू जिसको पोलर बियर या पेंगुइन प्रकार के यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। अब हम इन दोनों जंतुओं के एक बार से अनुकूलन देख लेते हैं कि क्या क्या अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू या पोलर बियर में देखें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके बाल सफ़ेद होते हैं जो फर के रूप में होते हैं। फर का मतलब एक गद्दे के समान संरचना में होते हैं और ये बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद होता है, इसलिए आसानी से ये दिखाई नहीं देते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये शिकार से बचने का भी काम करते हैं और शिकार को पकड़ने का भी काम करते हैं। मतलब खुद का शिकार ना हो जाए इसका भी काम करती है ये इनका सफ़ेद रंग, और ये शिकार पकड़ने का भी इनमें सहायता करती है। ये सफ़ेद जो फर होती है इसकी 2 परतें होती हैं और फर क्या काम करती है? ठंड से रोकने का काम करती है, अर्थात शीतरोधी होती है। ये जो ध्रुवीय भालू होता है वो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे इसलिए चलता है क्योंकि ज़्यादा ताप उत्पन्न ना हो, चलने से ज़्यादा गर्मी उत्पन्न ना हो, और ये गर्मी से बचने के लिए विश्राम करता है। ये सफ़ेद भालू जो होता है ध्रुवीय भालू, ये कोई भी अगर गर्म क्रियाकलाप करता है या गर्म काम करता है, जैसे भागने दौड़ने का काम करता है, कोई भी काम करता है, तो शरीर को ठंडा करने के लिए ये क्या करता है? समुद्री जल में ये रहता है या तैरता भी है। ये अच्छा तैराक भी होता है ये ध्रुवीय भालू। इसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ये क्या काम करते हैं? पंजे चौड़े और बड़े ये चलने में सहायता करते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। सूंघने की शक्ति ध्रुवीय भालू की बहुत अच्छी होती है। ये शिकार पकड़ने में सहायता करती है क्योंकि जो शिकार होती है कभी कभी वो बर्फ़ में दबी हुई रहती है, सूंघ कर ये उसको पकड़ लेता है। त्वचा के नीचे इसमें वसा की परत पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है, वो भी इसका ठंड से बचाव करती है। इसके नाखून होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं जो बर्फ़ में चलने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से हम पेंगुइन का देखें बच्चों, पेंगुइन में किस प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं। इसका रंग भी सफ़ेद होता है, इसकी मोटी त्वचा होती है और इसमें अत्यधिक वसा त्वचा के नीचे पाई जाती है। ये पेंगुइन होते हैं अधिकतर झुंडों के रूप में चलते हैं बच्चों, आपने कभी चैनलों में देखा होगा, झुंड के रूप में चलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये स्वयं को गर्म बनाए रखें, क्योंकि जब हम ग्रुप में रहते हैं या तो एक दूसरे की गर्मी है वो हमको आती है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी बड़े कमरे या हॉल में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको वो कमरा है गर्म महसूस होगा। पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित का मतलब है दोनों तरफ से एक तरह से नुकीला टाइप का होता है। जैसा मछलियों का शरीर धारा रेखित होता है उसी प्रकार से पेंगुइन का शरीर भी धारा रेखित होता है। पैरों में जाल जैसा संरचना पाई जाती है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, अर्थात पानी में तैर सकते हैं। अब बच्चों हम देखें जो पक्षी होते हैं वो अत्यधिक सर्दी जब पड़ती है तो काफ़ी सारे पक्षी हैं प्रवास या माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर बच्चे पैदा कर सकें, जनन कर सकें, या वहाँ उन दिनों में वो रह सकें, आवास हैबिटेशन के लिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें इसमें कहाँ कहाँ भारत में आते हैं ये। राजस्थान में भरतपुर है, वहाँ घना पक्षी विहार है, वहाँ साइबेरिया से सारस क्रेन है। सर्दियों जब हो जाती हैं साइबेरिया में तो ये भरतपुर या हरियाणा जैसे इलाकों में आते हैं। और भी भारत में देखें उत्तर पूर्व जिनमें आते हैं, असम, नागालैंड, मेघालय उन वाले इलाकों में आते हैं, या भारत के अन्य स्थानों पर भी आते हैं। बच्चों एक जानकारी मैं आपको दूं, मछलियां जो होती हैं वो ठंडे जल में रह सकती हैं, क्योंकि मछली इसलिए ठंडे जल में रह सकती है या बर्फ़ जम जाए तब भी रह सकती है
क्योंकि क्या होता है, पानी का असंगत प्रसार, पानी का असंगत प्रसार क्या होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, तो नीचे का पानी बना रहता है, ऊपर का बर्फ़ बन जाता है, तब भी ये जो मछलियाँ हैं वो रह सकती हैं। अब बच्चों ये देखें हम इसमें कि जो ये पक्षी हैं वो प्रवास करते हैं, उस समय इनमें क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या क्या क्या ये चीज़ें रखते हैं उस समय। तो माइग्रेशन के समय हम देखें जो पक्षी हैं वो 15,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, और वहाँ पर जो चलने वाली वायु है इतनी ऊंचाई पर, वो इनको उड़ने में सहायता करती है, और उनकी जो उड़ने की पेशियां हैं पक्षियों की, वो वहाँ पर ऊष्मा का विसरण अर्थात ऊष्मा को फैलाने का काम करती हैं, अर्थात पक्षी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ये पक्षी उड़ते समय काफ़ी सारे पदचिन्ह या लैंडमार्क छोड़ जाते हैं अपने रास्ते में, या दिन में सूर्य या रात में तारों की सहायता से ये उड़ान भरते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी दूरी, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर की दूरी उड़कर जाते हैं और वापस से उसी स्थान पर आ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर पाते हैं। बच्चों हम देखें पक्षियों के अलावा भी बहुत से स्तनधारी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, कीट भी होते हैं, वो भी प्रवास करते हैं, अर्थात जब वहाँ के एक स्थान के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रहती तो ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब बच्चों हम देखें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो अभी हमने मैप में देखा था, उसके आसपास की क्या स्थितियां हैं, एक बार मैं पुनः मैप को लाऊंगा। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बच्चों वो होते हैं, मैं एक बार बता रहा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश हैं उनमें पाए जाने वाले जो वन हैं वो वर्षावन या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहलाते हैं। जैसे हम भूगोल की किताब में पढ़ेंगे, ब्राज़ील में जो जंगल पाए जाते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, या अफ्रीका के देखो ये कौन कौन से देश आ रहे हैं यहाँ पर, नाइजीरिया है, सूडान है, साउथ सूडान है, ये अफ्रीकन कंट्री हैं, ये केन्या है, युगांडा है, ये इनमें भारत में देखें हम कहाँ कहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो ये देखो बच्चों मैं जो पेन चला रहा हूँ पश्चिमी घाट यहाँ पर, और ये उत्तर पूर्व के इलाकों में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, असम, और संसार में देखें दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका वाले इलाकों में ये वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा इनमें वर्षा अत्यधिक होती है, तापमान भी मध्यम से उच्च रहता है, अर्थात जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं वो गर्म और आर्द्र जलवायु वाले होते हैं। इनके बच्चों देखें यहाँ पर कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, यहाँ पर रोजवुड, आबनूस, महोगनी, और जंतुओं में देखें बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीट आदि पाए जाते हैं। इनकी संख्या देखें, उष्णकटिबंधीय में रहने वाले विशाल जनसंख्या प्राणी और जंतुओं और पादपों की पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, जंतुओं में भोजन और आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा या टक्कर होती है। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा या टक्कर बढ़ेगी। जंतुओं में रहने के लिए इनमें अनुकूलन भी पाए जाते हैं। हम एक एक करके अनुकूलन को देखें, कुछ उदाहरण हैं इसमें। जैसे एक देखें लाल नेत्रों वाला मेंढक है, उसमें पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उसको वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं। बंदरों की लंबी पूँछ होती है जो उसको पेड़ में चढ़ने में सहायता करती है, और उसके हाथ और पैर होते हैं वो भी शाखा पकड़ने में उसकी सहायता करते। इसी प्रकार से हम टोकन पक्षी देखें, उसकी लंबी और बड़ी चोंच होती है जो पतली शाखाओं पर जो फल लगे होते हैं उनको वो खाने का काम करती है, क्योंकि पतली शाखाओं पर और कोई नहीं जा सकता तो टोकन पक्षी उन फलों को खाने का काम करता है। और भी देखें अनेक जंतुओं में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, उनमें सुनने की संवेदनशील शक्ति पाई जाती है, तीव्र दृष्टि पाई जाती है, मोटी त्वचा पाई जाती है, रंग का अनुकूलन अर्थात रंग भी बदल सकते हैं वो, अर्थात छद्म आवरण, थोड़ी देर के लिए अलग रंग का आवरण अपने शरीर पर ला सकते हैं। जैसे हमने गिरगिट का उदाहरण ले सकते हैं, ये काम आते हैं उसकी रक्षा के लिए, शत्रुओं से रक्षा करता है। इस प्रकार से एक उदाहरण और लें, जैसे बिल्ली कुल के परिवार के जंतु होते हैं शेर और चीता, इनमें मोटी खाल होती है और सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है इनमें, तो ये भी इनके लिए अनुकूलन है। एक उदाहरण लें हम लॉयन टेल्ड लंगूर का या दाढ़ी वाले एप का लें, तो ये हमारे भारत के पश्चिमी घाट जो मैंने बताए थे बच्चों,
इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये दक्षिणी भारत का मैं फ़ोटो देखूँ तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर क्या होता है बच्चों, जैसे इसका मुंह है ये, तो इसके मुंह के आसपास इस प्रकार से एक सफ़ेद रंग की अमाल पाई जाती है और जो सिर के चारों ओर गालों और ठोड़ी तक रहती है। और वृक्षों पर ये जो लॉइन टेल्ड लंगूर होता है आसानी से चढ़ जाता है। अधिकांश समय ये लगभग अपना वृक्षों पर ही निकालता है। और वृक्षों पर क्या करता है, मुख्य रूप से तो फल खाता ही है, लेकिन बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प, कलियां ये भी खा लेता है। वृक्षों की छाल में जो रहने वाले कीट हैं उनकी भी तलाश ये करता रहता है लॉइन टेल्ड लंगूर। अब देखें बच्चों, यहाँ पर रहने वाला एक बड़ा जानवर देखें, उष्णकटिबंधीय रहने वालों में हाथी। हाथी को देखें, इसकी आपने देखा होगा अच्छी तरह से बच्चों। हाथी, इसकी एक सूंड होती है जो नाक की तरह काम करती है। सूंघने की शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे सूंड के कारण इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो सूंड होती है हाथी की, भोजन को उठाने का काम करती है। और जो इसके बाह्य दांत, जो बाहर दांत निकले रहते हैं, वो जो बच्चों हमने विज्ञान के सेकंड पार्ट में प्राणियों में पोषण में दांतों में पढ़ा था, ये रदनक प्रकार के रूपांतरित दांत होते हैं। जो ये दांत होते हैं, जो इसको वृक्ष अच्छा लगता है, उसकी खाल, जो उसकी छाल होती है उसको छीलने में काम आते हैं ये दांत। हाथियों में काफ़ी स्पर्धा है, काफ़ी मतलब हाथी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी हाथी जो होते हैं अपना भोजन जुटा लेते हैं। हाथी के आपने देखा होगा बच्चों, उसके बड़े बड़े कान पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये बहुत हल्की सी ध्वनि होती है उसको भी सुन लेते हैं। और जैसे उष्णकटिबंधीयों में हमने जैसे पढ़ा है, गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है, तो हाथी को ठंडा रखने का काम भी ये कान करते हैं, क्योंकि ये कान को हिला सकते हैं। बच्चों, मैंने पाठ में काफ़ी प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ प्रश्न जैसे हैं मैं उनको इसमें ले रहा हूँ। इसमें पाठ के अंत में एक प्रश्न दे रखा है कि सूर्योदय के समय में अंतर क्यों होता है। बच्चों, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो ये आपकी भूगोल की किताब थी क्लास 6 वाली, उसमें आपने पढ़ा होगा जब सूर्य उगता है तो जो देशांतर होती हैं, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं 1 डिग्री देशांतर को पार करने में उसको 4 मिनट का टाइम लगता है। अब सूर्योदय होता है पूर्व में। अब सूर्योदय जब पूर्व में होता है तो हमारा, जब हम किसी भी देश में देखें तो वो देशांतरों को पार करता हुआ पूरे देश के पश्चिम हिस्से तक जाएगा। तो किसी भी देश के पश्चिम हिस्से में सूर्योदय बाद में होगा और किसी भी देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय पहले हो जाएगा। हमारे भारत का सबसे पूर्व का जो इलाका है वो अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ सूर्य 2 घंटे पहले उग जाता है बजाय गुजरात के, क्योंकि हमारे गुजरात है वो पश्चिमी इलाके में बिल्कुल स्थित है। अब बच्चों, ये प्रश्न इसमें दे रखा है, रातें लंबी और दिन छोटे ये क्यों होते हैं। ये रातें लंबी अक्सर ये होती हैं सर्दियों में, और तो ये क्यों होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा क्लास 6 की किताब में ही भूगोल की में, जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको परिक्रमण बोलते हैं। उस परिक्रमण के कारण क्या है, पृथ्वी होती है वो एक अक्ष पर झुकी हुई होती है। पृथ्वी है वो एक अक्ष पर झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर ये 365 दिन में लगाती है एक साल में। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये मौसम बदलते हैं, और प्रत्येक मौसम में, सर्दियों में हम देखें तो रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में हम देखें तो दिन लंबे होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। एक बच्चों, जो जानकारी मैं अभी देखा था कि जो वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वो संसार के 6% भाग पर हैं, लेकिन इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु और पादप पाए जाते हैं और 2/3 पुष्पीय पादप इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्षा वन हैं वो एक तरह से जैव विविधता के हमारे स्रोत हैं। बच्चों, पाठ में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली हैं, मौसम की जानकारी ली है, जलवायु की जानकारी ली है, हमने उष्णकटिबंधीय विशेषताएं देखी हैं, हमने ध्रुवीय क्षेत्रों की विशेषताएं देखी हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।